the present state of development artificial intelligence can effectively do which of the following. See, मतलब कि यहाँ के artificial intelligence क्या क्या कर सकता है effectively, can effectively, मतलब कि effectively वर्ड डाला है उन्होंने, effectively करना है, मतलब कि अच्छा करना, अच्छे से करना है। तो देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। यहाँ पे उन्होंने क्रिएशन, मतलब कि मैंने ऑलरेडी बोला साइंस एंड टेक में अगर कोई क्वेश्चन यूज वाला होता है, कोई स्टेटमेंट यूज वाला होता है, एप्लीकेशन वाला अगर कोई स्टेटमेंट होता है ना, तो दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन कुछ क्रिएट करने का स्टेटमेंट है, समथिंग क्रिएटिंग, समथिंग मेकिंग, समथिंग, मतलब कि समझ रहे हो आप, तो इट इज अ क्रिएशन ऑफ मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज। ऊपर से शॉर्ट स्टोरीज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल चाहिए शॉर्ट स्टोरीज। ऐसे ही अगर होता कि हाँ मीनिंग नहीं चलेगा, मीनिंग नहीं आया चलेगा, जस्ट शॉर्ट स्टोरी छापना है, सॉन्ग्स लिखना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है तो भी चलेगा, तो मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए तो ठीक था, मतलब कि क्रिएशन इज पॉसिबल बट मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन क्रिएट मीनिंगफुल, ये जो दो वर्ड्स है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, और सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसकी वजह से ए सी एंड डी आर एलिमिनेटेड एंड 1 3 एंड 4 ओनली इज द आंसर, बिकॉज दो सेकंड इज देयर इन ए सी एंड डी, क्योंकि क्रिएशन ऑफ मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज इज एट दिस मोमेंट नॉट पॉसिबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक्स, तो रोबोट क्या करेंगे, मतलब कि शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल, नया मीनिंग आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, तो ये क्रिएशन है, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है एट दिस मोमेंट, तो इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। बाद में वन इज ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑब्वियसली मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का कम करना है इंडस्ट्रियल यूनिट में, क्यों रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ की लाइट ऑटोमेटिक बंद करेगा। मतलब कि ह्यूमन अगर, मतलब कि हमने देखा है कि ऑटोमेटिक कहीं होटल में पैर रखते ही लाइट लग जाता है, होटल का डोर बंद करते ही लाइट ऑटोमेटिक बंद होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होगा। थर्ड वाला डिसीज डायग्नोसिस, मतलब कि यहाँ पे ये नहीं बोला कि डिसीज क्यूअर करना है, क्यूअरिंग द डिसीज इज अ वर्क ऑफ डॉक्टर, राइट, लेकिन डिसीज डायग्नोसिस बस टेस्ट करना, कौन सा डिसीज है, टेस्टिंग वगैरह, ब्लड सपोज ब्लड सैंपल हमने दे दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स कैन बी टेस्टेड, अगर मशीन में प्रोग्राम डाल दिया तो टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, मतलब कि टेक्स्ट का स्पीच में, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, पीडीएफ डाल दिया, एक ऐप होता है, पीडीएफ पूरा पढ़ लेता है, मतलब ये तो बहुत ही फेमस चल रहा है आजकल, तो 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। 5 देखो, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन तो ठीक है, लेकिन वायरलेस आज तक तो नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वायरलेस तो नहीं है आज तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तो नहीं है, इसलिए 5 इज ऑल्सो रॉन्ग, इसलिए इसका आंसर है बी 1 3 एंड 4 ओनली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सेकंड वाले स्टेटमेंट से ज़्यादा लॉजिक लगता है कि कहाँ पे भी यूज़ वाला स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, दैट इज़ करेक्ट, बट कहाँ पे भी क्रिएशन वाला अगर स्टेटमेंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो इट इज डाउटफुल स्टेटमेंट, तो इसलिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वीएलसी टेक्नोलॉजी, देखो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखना है आपको, वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, देखो इट इज, मैंने डार्क अंडरलाइन किसको किया है, लॉन्ग रेंज को किया है, वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। देखो अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले पहले हमें बाकी के स्टेटमेंट देखो, वीएलसी यूजेस, मतलब कि यूज वाला स्टेटमेंट आ गया 1 1, और वेवलेंथ का 375 टू 780 नैनोमीटर, रेंज दिया है, एग्जैक्ट फिगर दिया है क्या, एग्जैक्ट फिगर देते तो रॉन्ग होता है, लेकिन दिस इज रेंज, रेंज है तो करेक्ट होता है, और ऊपर से क्या है, यूजेस वर्ड आया है, इसलिए 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, 1 करेक्ट है। थर्ड वाला भी देख लो, द वीएलसी ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, मतलब कि कैन ट्रांसमिट, कैन वर्ड आया है, इसलिए 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली किस किस कॉम्बिनेशन में है, ए और सी में है, बी एंड डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बी एंड डी में 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली नहीं है, क्योंकि 1 एंड 3 आर डेफिनेटली करेक्ट जैसे हमारे लॉजिक से, तो 1 एंड 3 हो गया, तो हमें बस 2 एंड 4 में से कौन सा करेक्ट है वो देखना है। तो 2 क्या बोल रहा है, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, एंड 4 क्या बोल रहा है, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अभी देखो यहाँ पे 4 वाले स्टेटमेंट में आप बोलोगे कि हाँ ये एक्सट्रीम हो गया, नो 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 वर्ड आया,
VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लेकिन नो वर्ड कब, मतलब कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सट्रीम इज पॉसिबल, मतलब कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ही नहीं होगा VLC में, ये पॉसिबल है क्योंकि साइंस में है। बाकी अपार्ट फ्रॉम साइंस जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं ना, जैसे मतलब कि पॉलिटिव में स्टेटमेंट है या इन्वायरमेंट का स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट्स में या मतलब कि एग्रीकल्चर वाले स्टेटमेंट्स में अगर एक्सट्रीम आता है तो वो रॉन्ग है। लेकिन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो करेक्ट होता है, इसलिए 4 इज करेक्ट। लेकिन 2 क्यों रॉन्ग है? PLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है, तो ये एक ट्रिक है। जब भी ऐसा ऐसा वर्ड होता है ना लॉन्ग रेंज, और उसके अगेंस्ट क्या है शॉर्ट रेंज, मतलब कि आपको दिमाग में लाना है हाँ यार लॉन्ग रेंज के उल्टा होता है शॉर्ट रेंज। तो क्यों नहीं यूपीएससी ने शॉर्ट रेंज की जगह लॉन्ग रेंज डाल दिया जानबूझ के? तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेटमेंट में ऐसे आता है ना कि लॉन्ग रेंज, वहाँ पे शॉर्ट रेंज होता है, मतलब कि उल्टा उल्टा करके डाल देते हैं और वो स्टेटमेंट रॉन्ग बना देते हैं। तो ऐसा है, इसलिए इसका आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली, 2 इज रॉन्ग। वैसे PLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आया था विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उस लॉजिक के हिसाब से आपने वो उस टाइम सर्च किया होना चाहिए VLC। तो VLC इज नोन एज शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब कि वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि आप समझ रहे हो, मेरा बोलने का मकसद ये है कि लॉजिक तभी लगाना है, मैं जो एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के लॉजिक्स तभी लगाना है जब आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपने, इसलिए मैंने नोट्स आपको दिए हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए नोट्स भी बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के नोट्स इसलिए ज़रूरी है कि नोट्स में से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा निचोड़ निकाल के मैंने नोट्स निकाले, उसमें से पॉइंट्स बना के यूपीएससी पॉइंट्स बनाती है, ऑप्शंस बनाती है। तो वो वाले ऑप्शंस लॉजिक में कभी कभी नहीं बैठते, इसलिए आपको पहले पहले अपना नॉलेज अप्लाई करना है और बाद में लॉजिक वाले, ट्रिक्स वाले, टेक्निक्स वाले। 100 क्वेश्चन तो ट्रिक से सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हर टाइप का लॉजिक देने की कोशिश तो कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव एवरी एंड ईच लॉजिक। लेकिन 100 क्वेश्चन अगर आप लॉजिक से सॉल्व करोगे, सारे स्टेटमेंट आप लॉजिक से करोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। 20-30 क्वेश्चन आप 20 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो इन एग्जाम लाइक कंडीशन, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए। एग्री? इसलिए PLC टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, लिखा था, इसलिए इट इज़ अ शॉर्ट रेंज, बट उल्टा करके लॉन्ग रेंज दिया। बाकी चीज़ें तो लॉजिक में बैठ रही है हमारे, इसलिए 2 इज रॉन्ग एंड आंसर इज 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आया है, तो सर्च करना पड़ेगा आपको, किया होगा। फिर भी सेकंड वाला स्टेटमेंट देख लो। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। ऑल द डाटा, एक्सट्रीम आया, और क्रिप्टो करेंसी ओनली, मतलब कि ओनली आया कि हाँ, मतलब कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। एक्चुअली टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ है तो अच्छा है, ओनली क्रिप्टो करेंसी पे लिमिटेड है तो अच्छा नहीं है। तो गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसलिए B एंड C एलिमिनेट हो गया। तो 1 तो A एंड D दोनों में है, तो 1 को पढ़ो ही मत, डायरेक्ट थर्ड को पढ़ो। थर्ड क्या है? एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड, कैन भी आया डार्क अंडरलाइन, कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, राइट? तो इसलिए थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। और वन इज ऑल्सो, वन में भी क्या ना आया है वर्ड, इट इज पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। तो 1 एंड 3 एक दूसरे को, मतलब कि 1 एंड 3 का मीनिंग सेम ही है, आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाओगे तो नो बडी कंट्रोल्स। 1 में क्या बोल रहा है? नो बडी कंट्रोल्स, एंड थर्ड में क्या बोल रहा है? विदाउट एनी बडीज परमिशन। इट इज सिमिलर स्टेटमेंट, इट इज एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स। तो आपको दिमाग लगाना है बस स्टेटमेंट्स पढ़ने में, स्टेटमेंट्स का मीनिंग पढ़ने में, और उसी लॉजिक से 1 एंड 3 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, देखो ये तो लॉजिक वाला नहीं है, डायरेक्ट मैं आंसर वाला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। अभी बाकी वाले स्टेटमेंट आप पढ़ लेना।
क्योंकि ये आई विल स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें कुछ लॉजिक वाला है नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये 21 रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत बार रिपीट हुआ है पिछले वाले क्वेश्चंस में. तो वहीं पे हो गया ऑलरेडी कि इट इज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, इसलिए वो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. तो मतलब कि वो ऑलरेडी आया हो चुका है. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, इसका भी आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें भी क्या लॉजिक लगाओगे ये भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट मी स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन आपको फिर फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, सेवंथ शेड्यूल पूरा सर्च करना है. मतलब लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स तो आप पढ़ते ही, लेकिन क्वेश्चंस में आया है तो थोड़ा डिटेल में जाना है. हाँ, फंडामेंटल राइट्स थोड़े अच्छे से पढ़ो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थोड़े अच्छे से पढ़ो, प्रीएम्बल अच्छे से रट लो, सेवंथ शेड्यूल में क्या क्या है एग्जैक्टली, कौन से लिस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट किस में आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सेवंथ शेड्यूल के भी सब्जेक्ट आप याद रख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर यूनियन लिस्ट, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट, और मतलब कि उसका थोड़ा सा लॉजिक है वो उस टाइम में बता दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और अभी ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था. इसमें सेकंड 2 ओनली आंसर दिया था बहुत सारे आंसर कीज वालों ने, इसलिए मैंने मतलब कि चेंज किया इसका. मतलब कि इसका आंसर यूपीएससी के आंसर की से डी है, नाइदर 1 नॉर 2. क्या स्टेटमेंट्स है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, डिफाइन वर्ड आया, कट करो. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, और ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. तो बेसिक स्ट्रक्चर तो एक मतलब कि जुडिशियरी का इन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, वो तो पता हो गया यार. फिर भी मैंने बोला ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अगर कुछ कहीं भी पे आता है ना तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड स्टेटमेंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू. तो मतलब कि सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व आइडियल ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. देखो एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए था एज पर ऑल द क्लासेस वगैरह लोगों के हिसाब से. मतलब कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी ने आंसर दिया सेकंड आल्सो इज रॉन्ग. यूपीएससी ने क्या आंसर की में दिया कि सेकंड इज आल्सो रॉन्ग. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू तो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका मीनिंग ये है स्टेटमेंट का कि उनको बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस जुडिशियल रिव्यू. ऐसा उन्होंने मतलब कि उन्होंने समझा, यूपीएससी ऐसे बोल रही है स्टेटमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस जुडिशियल रिव्यू. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू दिया है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वर्ड है ना, उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है डायरेक्ट, और उसका डेफिनेशन नहीं दिया है. तो वो भी मतलब कि जुडिशियरी का इन्वेंशन है, वो भी जुडिशियल रिव्यू वगैरह, राइट. इसलिए सेकंड आल्सो इज रॉन्ग. तो नाइदर 1 नॉर 2. देखो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था. मे बी समबडी कैन से कि हाँ 2 ओनली होना ही चाहिए, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन यूपीएससी ने आपको आंसर की दी है. तो इसके अगर इस वाले स्टेटमेंट को पकड़ के, और यूपीएससी डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पे रिपीट क्वेश्चन बनाती है, तो यू डेफिनेटली हैव टू लुक इनटू इट. डी आंसर नाइदर 1 नॉर 2 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ऐसा अगर अगले ईयर आता है तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट. क्वेश्चन नंबर 24. वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीयन एंड मार्क्सिज्म इज. देखो इसमें भी आइदर नो इट और डोंट नो इट टाइप का क्वेश्चन है. ए फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ये स्किप करने जैसा क्वेश्चन था. जिसको पता है डेफिनेटली वो कर सकता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसा वाला क्वेश्चन स्किप करना है. जो मैं बोलता हूँ ना 90 क्वेश्चन सॉल्व करने और 10 क्वेश्चन स्किप करने, तो 10 जो क्वेश्चन स्किप करने उसमें इस टाइप के क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, इसलिए इसको स्किप करना है. लेकिन इसका आंसर हो गया द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी. लेकिन इस स्टेटमेंट में जो भी आया क्लास स्ट्रगल आया, तो क्लास स्ट्रगल आपको सर्च करना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लास स्ट्रगल, को किसने करवाया, मतलब कि कौन है, उसका क्या है. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, एक नई टर्म मिल गई आपको, तो वो भी आपको सर्च करना है कि उसका मीनिंग क्या है. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी मतलब क्या है, और ये वाली चीज़ें मेरे नोट्स में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, राइट. तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. देखो यहाँ पे भी देखो ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. डायरेक्टली आंसर पढ़ता हूँ, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है. बाकी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लो, आपको मीनिंग पता हो जाएगा. ये भी मतलब कि फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है. ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ब्यूरोक्रेसी इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, राइट.
तो इसलिए आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन को मुझे स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें लॉजिक ही नहीं, तो क्यों खींच खींच के लॉजिक लगाऊंगा, आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर, राइट, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, देखो प्रीएम्बल के बारे में क्या है। देखो पहले वाले स्टेटमेंट में बोला कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन लीगल इफेक्ट भी है, कुछ तो है। बी क्या है, नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ये रॉन्ग हो गया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब कि इसमें भी आपको प्रीएम्बल वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा होना चाहिए था। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन करेक्ट क्यों आया मेरा, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। कुछ हटके ऑप्शन बनाया है। ऊपर ऊपर वाले 3 ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड से आप समझ सकते हो कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट। बी में क्या है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट। एंड थर्ड क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सेम लीगल इफेक्ट। लेकिन डी में देखो थोड़ा सा हटके, मतलब कि मीनिंग थोड़ा सा उभर के आ रहा है उस स्टेटमेंट में। कैसे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट कंडीशन लगा दिया, हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। मतलब कि पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का और लीगल इफेक्ट भी है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट्स। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है इस वाले स्टेटमेंट में। तो आपको ऐसा सोचना है कि किसी एक स्टेट में बहुत इलाबोरेट चीज़ें दी है ना कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट बट हैव लीगल इफेक्ट डिपेंड ऑन द अदर पार्ट पे अगर डिपेंड हुआ तो लीगल इफेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम अगर खुलते हैं ना किसी स्टेटमेंट से तो वो करेक्ट है। लेकिन ये प्रीएम्बल का क्वेश्चन है तो वो आपने करा ही होता है, इसको भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम लाइक कंडीशन में, यू डेफिनेटली मेक इट। और मेरे नोट्स में ऐसे वाले जो ट्रिकी जो है ना, प्रीएम्बल हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, लिबर्टी वाले स्टेटमेंट्स हो, मेरे नोट्स में अच्छे से मैंने ऐड किया है, राइट। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। गोल्ड ट्रंचे और रिजर्व ट्रंचे रेफर्स टू, गोल्ड ट्रंचे और रिजर्व ट्रंचे। देखो पहले तो आपको देखना है कि लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये दोनों तो कट करना है। क्यों करना है कट, क्योंकि सी एंड डी में देखो एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय एंड डी में भी एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय, मतलब कि आधा स्टेटमेंट दोनों में कॉमन है। मैंने ऑलरेडी बोला है, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको, मतलब कि जो रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस उनको पता है कि सी और डी में से आंसर है। ए एंड बी कैसे एलिमिनेट किया, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय कॉमन हो गया, तो वहां तक तो ठीक है, सी एंड डी में से आंसर है। अभी आगे क्या है, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ। अभी गोल्ड ट्रंचे और रिजर्व ट्रंचे, डब्ल्यूटीओ ट्रेड से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड नहीं है, मॉनिटरी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आईएमएफ इंडियन मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या करता है, गोल्ड, रिजर्व ट्रंचे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब कि मनी से रिलेटेड कुछ तो है। डब्ल्यूटीओ ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए, इसलिए सी को एलिमिनेट करके मैंने डी आंसर कर दिया। एक्चुअली अगर आपने मेरे नोट्स डिटेल में पढ़े या कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के एनसीईआरटीज, कहीं ना कहीं आपको ये गोल्ड ट्रंचे रिजर्व ट्रंचे जाता है एंड यू रिमेंबर कि इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फिर भी लॉजिक के हिसाब से एंड बी एलिमिनेट कर दिया आपने, बिकॉज सी एंड डी में कॉमन वर्ड्स है, आधा स्टेटमेंट कॉमन है, तो सी एंड डी में से आंसर है। और बचा सी एंड डी में तो डब्ल्यूटीओ तो ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मतलब कि इकोनॉमी के टर्म्स है, गोल्ड ट्रंचे रिजर्व ट्रंचे ऐसा, तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाले के साथ आपको जाना चाहिए, राइट। और आगे का भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सेम है, टू इट्स मेंबर्स, मतलब कि आपको इतना पता होना चाहिए सी एंड डी आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर स्टेटमेंट, ओनली डब्ल्यूटीओ की जगह आईएमएफ की जगह डब्ल्यूटीओ की है। तो उतने लॉजिक से आप 50% तो आ ही रहे हो, राइट, इलिमिनेशन टेक्निक में। और बचा इकोनॉमी का लॉजिक तो आईएमएफ, तो समझ रहे आप। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू फिनिश, ओके। विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब कि पार्ट 4, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट 4 ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, तो पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो वन इज क्या, दे शाल बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, एंड सेकंड क्या है, दे शाल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, मतलब कि आइदर वन करेक्ट होगा
या 2 करेक्ट होगा। और कॉम्बिनेशन भी देखो कैसे दिए, 1 और 2 एक साथ दिए ही नहीं है, मतलब आइदर 1 करेक्ट है और 2 करेक्ट है। तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उतना तो हमें पता है, तो इसलिए 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि फोर्स इनफोर्सेबल नहीं है। अभी थर्ड वाला स्टेटमेंट कैसे है, द प्रिंसिपल्स लेट डाउन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। मतलब कि देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल नहीं है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, ओनली इन्फ्लुएंस करना है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि मीनिंग समझ रहे हो थर्ड वाले स्टेटमेंट में, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज। टू इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं कि कंपलसरी लॉ बनाना ही है उसको, बस जस्ट इन्फ्लुएंस करना है। तो ऐसे वर्ड आपको काम आते हैं कि हाँ इन्फ्लुएंस वर्ड है ना, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, बस इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसलिए 2 and 3 ओनली इज द आंसर, डी ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है डी, दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या लॉजिक्स क्या लगाऊंगा, फिर भी मैं कुछ लॉजिक मिलता है तो आपको देता हूँ। कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। मतलब कि देखो हाँ यहाँ पे क्या लॉजिक है ना, आपको लॉजिक क्या लगाना है कि 25 एज मिनिमम है मेंबर होने के लिए, इतना तो आपको लॉजिक लगाना है। तो 25 एज होना चाहिए, मतलब कि मेंबर इवन इफ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, लेकिन वो 6 मंथ तक तभी मिनिस्टर बन पाएगा जब उसका 25 मिनिमम एज है, क्योंकि उसको मेंबर बनना है बाद में। तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, वहाँ पे डार्क अंडरलाइन किया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग क्या है, 18 एज है, राइट। वहाँ पे आप क्लिक कर दिए, आगे गया तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर की एलिजिबिलिटी क्या है यार, 25 चाहिए। तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, स्टेटमेंट पढ़ते ही एलिजिबिलिटी, एज लिमिट वगैरह पूरी चीज़ें आपको याद करनी है, इसलिए इसका ये है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 25 एज मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और सेकंड वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्राइजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। देखो परमानेंटली वर्ड आ गया, इवन इफ ही इज रिलीज फ्रॉम द प्राइजन, मतलब उन्होंने किसी व्यक्ति ने उसके हिस्से की शिक्षा भोग ली, मतलब कि 10-15 साल जेल में बैठ के आया ऑलरेडी, या 5 साल 10 साल जितना भी है, लेकिन वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई तो नहीं होता है, राइट। इंडिया में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए परमानेंटली वर्ड की वजह से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2। मतलब कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उसको इट इज़ लाइक सिटीजनशिप कैंसिल किया, ऐसे ऐसे टाइप का ही हो गया। परमानेंटली डिस्क्वालीफाई है, मतलब कि प्रोविजन है, लेकिन वो बहुत ही ग्रेव ऑफेंस के लिए, मतलब कि रेप वगैरह उस चीज़ों के लिए है, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। और करेक्ट वाला स्टेटमेंट, तो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, उधर ही रॉन्ग रॉन्ग हो गया, प्रोवाइड्स फॉर, डिफाइंस, ऐसे वर्ड आते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो रॉन्ग है, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। तो 3 सेशंस ये भी रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 2 मिनिमम सेशंस, 2, लेकिन जानबूझ के 3 डाल दिया, मैंने बोल दिया जहाँ पे भी फिगर आता है तो वो रॉन्ग ही होता है, राइट। तो इसलिए 3 मिनिमम सेशन मैंडेटरी नहीं है, मिनिमम सेशंस कितने मैंडेटरी है, 2 मैंडेटरी है, 6 मंथ्स का मिनिमम, मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का है, तो 2 सेशन कंपलसरी है, लेकिन जानबूझ के 3 डाल दिया और रॉन्ग हो गया। तो 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो बी एंड डी एलिमिनेट हो गए, तो 1 डेफिनेटली करेक्ट है। क्या है 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन, कैन वर्ड आ गया, ही सी ऑब्लिक आ गया, तो डेफिनेटली करेक्ट है। ऑब्लिक वाला भी लॉजिक है, कैन वाला भी लॉजिक लग रहा है, तो 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ए एंड सी में से आंसर है। थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है पार्लियामेंट कितने दिन मिलना चाहिए, इसलिए तो डे बाय डे कम कम ही मिल रहे हैं, डिस्कशंस ही नहीं होते सेशंस में, ऐसे ही सेशंस में क्या करते हैं, ऐसे स्किप करते हैं और डायरेक्टली विद इन फ्यू डेज सेशन वाइंड अप करते हैं, और मतलब कि डेलिब्रेशन ही नहीं हो रहा है, वही इशू है, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है पार्लियामेंट को,
मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस है 2 सेशंस, लेकिन वो एक सेशन अगर चाहे तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज का कोई लॉजिक ही नहीं है उनके पास, मतलब कि कंपल्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर है 1 एंड 3 ओनली। ओके, ये थोड़े से स्टैटिक टाइप क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ लग रहा है आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो, आधार मेटा डेटा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, आधार मेटा डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, कैनॉट बी वर्ड आया, कैनॉट बी वर्ड आया, और ऊपर से 3 मंथ्स, मोर देन कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, वहाँ पे 6 मंथ्स है, लेकिन जानबूझ के जैसे इस स्टेटमेंट में 2 सेशंस था, सेकंड वाले स्टेटमेंट में 2 सेशंस की जगह 3 सेशंस डाल दिया, वैसे ही यहाँ इस वाले स्टेटमेंट में 3 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स डाल दिया, और कैनॉट भी डाल दिया, मतलब कि आधार मेटा डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड। कैनॉट बी, वैसे तो कैनॉट बी अगर आता है ना स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट 100% रॉन्ग होता है, तो इसी लॉजिक से ए एंड डी एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, बी एंड सी। तो मतलब कि बी एंड सी, मतलब कि देखो सेकंड तो करेक्ट है, कैसे, स्टेट कैनॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट ऑपरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। देखो आधार की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्राइवेट पार्टी के साथ तो आप कोलैबोरेशन कर ही नहीं सकते। अब आया एक और लॉजिक, थर्ड और फोर्थ में क्या लॉजिक है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैंडेटरी वर्ड आता है तो रॉन्ग होता है, लेकिन अगर थर्ड भी रॉन्ग किया और फोर्थ भी रॉन्ग किया तो आंसर ही नहीं आएगा। आप कॉम्बिनेशन देखो यूपीएससी कैसे खेलती है, मतलब कि हम कितने भी लॉजिक मैंने बताए तो भी नया लॉजिक कुछ ना कुछ आपको निकालना पड़ेगा। देखो मैंने ऑलरेडी बोला है मैंडेटरी वर्ड अगर आता है तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो दोनों थर्ड एंड फोर्थ दोनों में मैंडेटरी वर्ड है, तो फोर्थ ए एंड बी रॉन्ग हो गया फोर्थ की वजह से, सी एंड डी भी रॉन्ग हो गया थ्री की वजह से, इसलिए सारे स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गए तो आंसर क्या आएगा। तो अभी 3 एंड 4 में से कौन सा करेक्ट बस बैठता है वो देखना है हमें। तो थर्ड वाला क्या है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और फोर्थ क्या है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस कैन बी प्राइवेट कंपनी, राइट, लेकिन फोर्थ क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है, और आधार आधार प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को मैंडेटरी होना पड़ेगा, राइट। कंसोलिडेटेड फंड के अंडर जो बेनिफिट मिलेंगे उसको मैंडेटरी होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ना कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, क्योंकि इंश्योरेंस कैन बी प्राइवेट कंपनी, राइट। तो इसलिए 3 रॉन्ग है, इसलिए आंसर हो गया 2 एंड 4 ओनली, बी ऑप्शन, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया, 4 हमने ऑलरेडी करेक्ट पकड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। मतलब कि आप थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिपीट में देखो कि कैसे कॉम्बिनेशन में फास्ट फास्ट एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, अगर मैं बहुत डिटेल में करता रहूँगा तो एक ही क्वेश्चन को 15 मिनट लगेंगे, तो आपको देखना है मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ। हाँ 3 रॉन्ग है इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ कहाँ राज्यसभा की क्या क्या पावर्स है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, एमपी लार्ज स्कीम के बारे में स्टेटमेंट से तो कौन से करेक्ट है। तो देखो थर्ड वाले में क्या नॉट बी वर्ड आया, मैं डायरेक्टली थर्ड वाले पे जाता हूँ, मपलार्स फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड्स कैन नॉट बी कैरिड आउट फॉर द नेक्स्ट ईयर, कैन नॉट बी वर्ड आया इसलिए रॉन्ग है, इसलिए थर्ड रॉन्ग है, तो बी एंड सी एलिमिनेट हो गया, बचा ए एंड डी। ए एंड डी दोनों में 1 एंड 2 तो ऑलरेडी है, तो 1 एंड 2 तो पढ़ो ही मत, डायरेक्ट फोर्थ वाला पढ़ते हैं, डी में 4 ओनली है या नहीं है। तो द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10%, देखो यहाँ पे एटलीस्ट 10% बोला है, उन्होंने बोला है क्या, एग्जैक्टली 10% बोला है, एटलीस्ट 10%, मतलब कि ऑफ ऑल द वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एटलीस्ट 10%, एक मतलब कि 10% तक, आगे कितना 100% भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 10%, ऐसे नहीं बोला कि एग्जैक्टली 10%, इसलिए ये रेंज हो गया स्टेटमेंट। ऐसे जब लेस देन 10%, मोर देन 10% ऐसे वर्ड आता है ना, एटलीस्ट 10%, तो वो वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, इसलिए डी 1, 2 एंड 4 ओनली इज द आंसर। एंड 1 एंड 2 तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेशन टेक्निक से निकाला है उसका। और फिर से और एक लॉजिक आपको बोल देता हूँ, SC ST ऑब्लिक वाला, इसलिए सेकंड वाला करेक्ट है, राइट, ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट आया। और 1 में एक्सेट्रा ETC जिस स्टेटमेंट में आता है ना, मैंने डार्क अंडरलाइन भी किया है, देखो 1 वाले स्टेटमेंट में, ये भी एक लॉजिक है, ETC जिस स्टेटमेंट में आएगा वो डेफिनेटली करेक्ट रहेगा,
तो इसी लॉजिक से 1, 2 एंड 4 ओनली इज द आंसर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. Question number 34. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as the form of discrimination? डायरेक्टली आंसर है राइट टू इक्वालिटी. ये भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है. आपको सारे फंडामेंटल राइट्स रटे होने चाहिए. तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है राइट टू इक्वालिटी. राइट, क्योंकि देखो राइट मतलब कि राइट्स के राइट्स राइट टू इक्वालिटी में कौन सा आता है? 14, 15, 16, 17, 18 तक आता है. तो प्रोटेक्ट अनटचेबिलिटी किससे एबॉलिश किया है? आर्टिकल नंबर 17. तो इसलिए राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है? 23 एंड 24 आर्टिकल. राइट टू फ्रीडम कौन सा है? 19. 19, 20, 21, 22 राइट टू लाइफ शायद. हाँ राइट टू फ्रीडम में आता है. राइट टू 20 मतलब कि अगेंस्ट द इम्प्राइज मतलब कि इसके बारे में है. आर्टिकल 20 अरेस्ट के अगेंस्ट है. राइट टू 21 राइट टू लाइफ है. तो मतलब कि कौन से राइट किस में आते हैं वो आपको पता होना चाहिए. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये भी आपको सारे पता होने चाहिए. इसका आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया है. तो और एक लॉजिक आपको बोलता हूँ. जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन में होता है ना, तो जनरली वो वाला आंसर करेक्ट होता है. एक वियर्ड टाइप लॉजिक है, ऑलवेज करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको सोच सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के एंगल से कि हाँ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होना चाहिए. तो आई होप यू आर गेटिंग. एक्चुअली इस वाले वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन वेयर फ्रॉम पॉलिटी, जिसमें फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, लॉजिक नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा लॉजिक्स मैं नहीं दे पाया. लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ लॉजिक लगा पाए हैं वहाँ पे मैंने लॉजिक आपको डिलीवर किए हैं आई थिंक. सो थैंक यू सो मच. अगर लॉजिक किस में होते हैं? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, मतलब कि लॉजिक अप्लाई होते हैं इसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत फैक्चुअल आपको पता होना चाहिए. राइट. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू डिलीवर. मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपकी 40 या 50 मार्क बढ़ाने की, 40-50 मार्क्स इंक्रीज करने की मैं गारंटी दे रहा हूँ. बस आपको रिलीजियसली ये एनालिसिस वीडियोस एंड वो नोट्स, आपको एनालिसिस वीडियोस 1-2 बार एटलीस्ट समझ में नहीं आया तो 2 बार तो देख लो रिपीट में, फास्ट स्पीड में. और एनालिसिस वाले नोट्स तो आपको 4-5 बार पढ़ना चाहिए. उसके हिसाब से आई थिंक जो लोग सिंसियरली कर रहे हैं उनका 50-40 मार्क्स से स्कोर बढ़ रहा है. सो थैंक यू सो मच. बाय.